उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद खीर गंगा नदी में आई भीषण बाढ़ से धराली बाजार पूरी तरीके से वहां तबाह हो गया है। और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आज हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें आई हैं, जिसमें पहाड़ से बारिश का पानी और मलबा बहुत तेज रफ्तार से नीचे आ रहा है, जिसे देखकर वहां मौजूद बहुत सारे लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। जो वहां से भाग पाया उसने भागने की कोशिश की। हालांकि सिर्फ 34 सेकंड में ही धराली बाजार का यह पूरा इलाका बर्बाद हो गया। आप पहले इन तस्वीरों को देखकर कल्पना कर सकते हैं कि वहां कैसी त्रासदी आज हुई होगी। प्रकृति जब नाराज होती है तो अपनी नाराजगी ऐसे ही दिखाती है। सबसे पहले आज आप इन तस्वीरों को देखिए और फिर हम इस प्राकृतिक आपदा को आपके लिए डिकोड करेंगे। घरै बर्बाद हुई है। पता कति आदमी मरिरहेको आज। अरे हम तो इधर ही है हर्षमुखवा की तरफ। ये तो आ ही रहा लगातार यार। हाँ अरे ये तो भयंकर स्थिति हो रखी है, पूरा मलबा ही मलबा। 10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होंगे। तो ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी, ये वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने वीडियोस बनाए हैं। इनमें कई वीडियोस में उनकी आपको आवाज़ें भी सुनाई दे गई होंगी। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा सीटियाँ बजा रहे हैं, और वो सीटियाँ इसलिए बजा रहे हैं ताकि वो दूसरे लोगों को सावधान कर सकें, उनको बता सकें कि उनके पीछे पानी का, मलबे का, चट्टानों का इतना बड़ा सैलाब आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे मौत पीछे से आ रही है। आप इन तस्वीरों में अच्छी तरह से ये देख पाएंगे। और इन तस्वीरों में धराली बाजार के कई लोग बाढ़ के पानी से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऊंचाई पर मौजूद सप्तताल इलाके से तेज रफ्तार से बहकर पानी और मलबा नीचे आया, जो वहां के घरों, दुकानों और होटल्स को तोड़ता हुआ, नष्ट करता हुआ उन्हें बहाकर अपने साथ ले गया, और कुछ सेकंड में ही लोगों को भी अपने साथ बहाकर ले गया। प्रकृति की इस विनाशकारी ताकत की वजह से वहां मौजूद ज्यादातर लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिला। सब कुछ इतना अचानक हुआ। धराली बाजार में पिछले 2 दिनों में भारी बारिश हो रही है, और आज दोपहर 1:42 पर बादल फटने के बाद ये तबाही देखने को मिली, और इस तबाही से धराली बाजार में 40 से ज्यादा लोग अभी तक लापता हैं और 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और इस समय भी धराली में सेना, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रही हैं, और अभी तक 37 लोगों की जान वहां से बचाई जा चुकी है। बाढ़ के साथ आए मलबे में धराली के 20 से 25 होटल्स और वहां बड़ी संख्या में होम स्टे भी हैं, ये सब कुछ बह गए। और गंगोत्री धाम के पास मौजूद ये गांव 4 धाम यात्रा के रास्ते पर आता है, तो इसलिए आप इसकी लोकेशन समझ सकते हैं, ये गंगोत्री के आसपास है। 4 धाम यात्रा यहीं से होकर गुजरती है, और इसीलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ पर होम स्टे है। बड़ी संख्या में लोग, पर्यटक, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। नक्शे पर आप देखिए, मानचित्र पर, कि धराली बाजार कहाँ पर मौजूद है। एक तरफ आप उत्तरकाशी देख पा रहे हैं, फिर अगर आगे चले तो हर्षिल से और आगे जाकर गौमुख आता है, गंगोत्री धाम उसके बिल्कुल करीब है। इस तरफ जाएंगे तो बद्रीनाथ मार्ग आता है, और दूसरी तरफ नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ऋषिकेश मार्ग है। और धराली जहां पर यह घटना हुई है,
ये आपके नक्शे पर आपको लाल रंग से इस समय दिखाई दे रहा है। धराली में बादल फटने की वजह से हर्षिल में भारतीय सेना का एक कैंप काफी प्रभावित हुआ है और वहां से 8 से 10 जवानों के लापता होने की भी खबर मिली है। और आज उत्तरकाशी में धराली से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर सुक्की टॉप इलाके में भी एक बादल फटा। यानी कुल मिलाकर वहां पर 2 जगहों पर 2 स्थानों पर बादल फटे हैं, लेकिन जो दूसरी जगह पर बादल फटा वहां पर अभी किसी नुकसान की खबर नहीं मिली है। और बादल फटने के बाद पानी और मलबा आने से हर्षिल गांव के पास भागीरथी नदी में एक झील बन गई और अगर इस झील का किनारा तोड़कर पानी निकल गया तो वहां पर निचले इलाकों में मौजूद 2 और गांवों को भी काफी खतरा हो सकता है। यानी उत्तरकाशी में अभी खतरा टला नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने फोन पर बात करके इसके बारे में काफी जानकारी ली है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमों को घटनास्थल पर तुरंत पहुंचने के निर्देश दिए हैं। भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, वहाँ पर बाकी बचे हुए मकान था उनसे लोगों को निकाल दिया गया है, सेफ प्लेसेस पर उनको ले जाया गया है। तो कितने मकान लोगों को ले गए? देखिए अभी तो वहाँ पर लगातार हमारी टीमें हैं और भी चीज़ों पर सर्च कर रही हैं, तो अभी ये संख्या बताना संभव नहीं है। जब सूचना मिली तो एनडीआरएफ की 3 टीमों को मनेरा, बरकोट और देहरादून से रवाना किया गया है। मलबे में दबे होने की लोगों की संभावना होगी तो उस नज़रिए से टीमों की तैनाती की गई है और सारी सामग्री के साथ रवाना किए गए हैं। The Indian Army is resolute in its endeavor to carry out rescue operations and assist the local populace. और अभी एक नया अपडेट वहां से यह आया है कि अब तक धराली में 70 लोगों को बचाया जा चुका है और अभी भी काम वहां पर चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और अब आपको ये बताते हैं कि ये जो बादल फटने के बारे में आप बार बार सुनते रहते हैं, खास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बादल फटने की घटनाएं होती रहती हैं, तो ये बादल फटना असल में होता क्या है और आज इस इलाके में आखिर क्या हुआ होगा और बादल फटने से इतना ज्यादा नुकसान क्यों होता है? तो इसका जवाब है, जब किसी एक छोटे से इलाके में बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा मात्रा में अचानक से बारिश होती है, उसे बादल फटना कहते हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब नमी से भरे हुए बादल पहाड़ों से टकराते हैं और वो किसी वजह से एक ही स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर फट जाते हैं। इन बादलों में नमी और दबाव बढ़ने की वजह से बहुत तेज रफ्तार से फिर बारिश होती है और इसका असर सचमुच में ऐसा होता है मानो बादलों में मौजूद सारा की सारा पानी एक साथ एक छोटे से स्थान पर बरस गया हो। मतलब उसका जो फ्लो होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। पहाड़ों पर ऐसा होना और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। पहाड़ से नीचे बहते हुए इस तेज रफ्तार पानी जो होता है, इसकी जो रफ्तार होती है पानी की बहुत तेज हो जाती है और इसमें जब पहाड़ का मलबा मिलता है, वहां पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी, और जो बाकी का जो मलबा होता है पहाड़ का वो इस पानी के साथ मिल जाता है और पूरी ताकत और वेग के साथ ये मलबा फिर नीचे आता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को ये मलबा और पानी नष्ट कर देता है। जो भी मकान आता है, जो भी सड़क आएगी, पुल आएगा, वो ऐसे ही नष्ट होता चला जाएगा क्योंकि उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है। बादल फटने की इतनी ज्यादा घटनाएं आजकल क्यों हो रही हैं? इसकी भी 3 बड़ी वजहें हैं। पहला, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पहाड़ों का भी अब तापमान बढ़ गया है और ज्यादा गर्मी की वजह से ज्यादा नमी वाले बादल बनते हैं और जब ऐसे बादल पहाड़ों से टकराते हैं तो बादल फटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, पहाड़ों पर जंगल कटने और भारी निर्माण की वजह से वहां पर बारिश का जो पैटर्न है वो बिगड़ गया है। आप जानते हैं आजकल पहाड़ों पर लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं
वहां पर सुरंगें बन रही हैं, बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसकी वजह से कई बार ऐसा लगता है कि पहाड़ घायल हो गए हैं। पहाड़ों को का ये जो दर्द है वो ऐसे फिर सामने आता है। और तीसरी बात ये कि हिमालय के करीब मौजूद ये इलाका भौगोलिक रूप से भी बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है और यहां मौसम में छोटे बदलावों से भी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने की हमेशा आशंका बनी रहती है। उत्तराखंड का धराली इलाका, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर है, 3000 मीटर के आसपास आप मान लीजिए। और अगर दिल्ली से इसकी तुलना करें तो यह लगभग दिल्ली से 10 गुना ज्यादा ऊंचा इलाका है। हजारों मीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस दुर्गम इलाके में भी लोगों को सुविधाएं लेकिन सारी चाहिए। देश भर से जो पर्यटक यहां पर जाते हैं, दिल्ली से, उत्तर भारत से खास तौर पर जो पर्यटक यहां पर जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, उन्हें इतने दुर्गम इलाके में भी सारी 5 स्टार सुविधाएं चाहिए। उन्हें अपने होटल्स में कमरों में गर्म पानी चाहिए, उन्हें होटल्स में वाईफाई चाहिए, हर प्रकार का खाना चाहिए, इटालियन चाहिए, कॉन्टिनेंटल चाहिए, जैसा खाना चाहे वैसा खाना उन्हें वहां पर चाहिए। 5 स्टार होटल वाली हर वो सुख सुविधा लोगों को वहां पर चाहिए जो उन्हें दिल्ली या फिर किसी और दूसरे मेट्रो शहर के बड़े बड़े होटल्स में मिलती है। अब आप बताइए, दिल्ली, मुंबई और मेट्रो शहरों में जो सुविधाएं हैं, अगर आप वही सुविधाएं इन दुर्गम इलाकों में इतनी ऊपर जाकर अगर उन्हें पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए आपको कितने रिसोर्सेज लगेंगे, उसके लिए आपको कितनी तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, उसके लिए कितना कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ेगा और उसी का ये नतीजा है। अब ये ज़रा कल्पना कीजिए, पहाड़ों पर ऐसा करना कितना मुश्किल होता होगा। आजकल आप देश के किसी भी राज्य में पहाड़ों पर चले जाइए, उत्तर भारत में खास तौर पर, वहाँ पूरे के पूरे पहले एक ज़माने में छोटे छोटे गांव ये हुआ करते थे, तब इनका मौसम भी बड़ा सुहाना होता था। लेकिन अब इन छोटे छोटे गांवों को मेट्रो शहर जैसा बना दिया गया है। इनमें वही सुविधाएं हैं जो किसी मेट्रो शहर में है, उतना ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वैसे ही बड़े बड़े होटल्स वहां पर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें वहां पर बन रही हैं, बड़े बड़े कॉफ़ी शॉप्स वहां पर बनाए जा रहे हैं। और पर्यटन और पैसा कमाने के लालच में उत्तराखंड में होटल और होम स्टेज की जो संख्या है वो हाल के वर्षों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है और इसकी वजह है वहाँ हर साल आने वाले करोड़ों टूरिस्ट्स। अगर मैं एक राज्य की बात करूं, उत्तराखंड की, उत्तराखंड में वर्ष 2001 में 1 करोड़ पर्यटक आए थे और वर्ष 2022 में यानी लगभग 20-22 साल में ये बढ़कर 5 करोड़ से ज्यादा हो गए। 21 वर्ष में वहां पर्यटकों की संख्या में 5 गुना की वृद्धि हो गई। सोचिए, अभी उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो सिर्फ 1 करोड़ 19 लाख है और वहां की जनसंख्या से करीब 4 गुना ज्यादा पर्यटक दूसरे इलाकों से, दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से वहां पर वर्ष 2022 में ही पहुंच गए थे और अब तो संभव है कि ये संख्या 2025 में इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ गई होगी। दिल्ली और मुंबई की जनसंख्या को अगर हम मिला दें तो ये करीब 5.5 करोड़ बनती है। लगभग इतने ही लोग उत्तराखंड में एक वर्ष में आते हैं। तो आप सोच लीजिए कि एक साल में पूरा दिल्ली और पूरा मुंबई शहर उत्तराखंड में पहुंच जाता है और इसी वजह से उत्तराखंड के पर्यावरण और बुनियादी ढांचे पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। ये उत्तराखंड के जो छोटे छोटे गांव हैं जिन्हें आप बड़े बड़े शहर बनाने की कोशिश की जा रही है, इनमें इतनी क्षमता नहीं है कि इन करोड़ों लोगों को झेल सके। उत्तराखंड के हर्षिल घाटी में यह धराली नाम की जगह मौजूद है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए और अपने सेब के बागानों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। लेकिन अब यहां पर जो पहाड़ हैं वो भी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरह बनते जा रहे हैं। जहां पहले छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, अब वहां शहर बन रहे हैं, अब वहां पर होटल्स बन रहे हैं और मल्टी स्टोरी इमारतें बन रही हैं, जिसकी वजह से वहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। और आपने भी वीकेंड्स पर खास तौर पर पहाड़ों की तरफ जाने वाले रास्तों पर हजारों गाड़ियों की भीड़ देखी होगी। आपने लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स देखे होंगे जब आप मनाली की तरफ जाते हैं, शिमला की तरफ जाते हैं, मसूरी की तरफ जाते हैं। खास तौर पर गर्मियों के दिनों में कई कई किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जैम्स वहाँ पर लगते हैं और ये सारे वो लोग हैं जो उत्तर भारत से या दूसरे राज्यों से छुट्टियां मनाने के लिए इन हिल स्टेशंस पर जाते हैं।
धराली जैसी घटनाएं इसलिए भी ज्यादा हो रही हैं क्योंकि दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम लगातार खतरनाक हो रहा है। नासा के मुताबिक वर्ष 2018 में पृथ्वी का करीब 600 वर्ग किलोमीटर इलाका खतरनाक मौसम की घटनाओं से प्रभावित था और इसमें बाढ़, सूखा और तूफान शामिल हैं, जिनकी तीव्रता लगातार बढ़ रही है और ये कहीं भी अचानक इस तरह के मौसम खराब होने शुरू हो जाते हैं। वर्ष 2024 में जो ये घटनाएं हैं ये बढ़कर 4,600 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हो, ये जो इलाका है वो 4,600 किलोमीटर से ज्यादा का हो चुका है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में ऐसी घटनाएं अब 7 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी हैं और यही वजह है कि बादल फटने और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने की घटनाएं अब आपको अक्सर दिखाई देती हैं। आपको भी ऐसी चीजें देखने की, सुनने की अब आदत सी पड़ गई होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को लेकर अपने एक आदेश में चेतावनी दी थी। आज वो आदेश मैं अपने साथ लेकर आया हूं और सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सुरंगें बनाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी 4-4 लेन की सड़कें बनाई जा रही हैं, पहाड़ों को काटा जा रहा है, उस पर सवाल उठाया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सबसे पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसे कमाने की होड़ में पर्यावरण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से गायब हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जरा पढ़कर मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या कहा था। और हिमाचल प्रदेश का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो, दोनों की समस्याएं एक जैसी ही हैं। वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, अर्निंग रेवेन्यू इज नॉट एवरीथिंग. Revenue cannot be earned at the cost of environment and ecology. If things proceeds the way they are as on date, then the day is not far when the entire state of Himachal Pradesh may vanish in thin air from the map of this country. अगर यही सब चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब हिमाचल प्रदेश का पूरा राज्य देश के नक्शे से मिट जाएगा। और आज हम यही चेतावनी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जो घटना हुई है, ये घटना कैसे हुई, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस घटना के बारे में आपको सभी लोग बताएंगे ही, आप अखबारों में पढ़ लेंगे, न्यूज़ चैनल्स पर आप तस्वीरें भी देख लेंगे, लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं? असल में ये पूरे देश के लोगों की जिम्मेदारी भी है। अब आगे बढ़ने से पहले धराली बाजार की 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बादल फटने से कुछ सेकंड पहले की है और फिर कैसे प्रकृति ने अपनी नाराजगी दिखाई और फिर पानी और मलबे की वजह से, बादल फटने की वजह से कुछ सेकंडों में पूरा की पूरा ये धराली बाजार का इलाका सैलाब में बह गया। ये तस्वीरें आप आज यहां देख सकते हैं और ये 2 तस्वीरें उत्तराखंड में बादल फटने की सच्चाई को आज आपके सामने बयां कर रही हैं। कैसे हमारे पहाड़ अवैध निर्माण और बढ़ते पर्यटन की भारी कीमत चुका रहे हैं, कैसे पहाड़ अब करहा रहे हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको पूरी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। पहले कितनी खूबसूरत ये जगह हुआ करती थी, यही धराली बादल फटने से पहले और बादल फटने के बाद आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये बता रहे हैं कि अब तक 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उन्होंने क्या कहा है, अब ये सुनिए। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूं कि बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहां पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है, लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहां पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है।
और राशन वहां पर पहुंचे, इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारियों की पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहां नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहां से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बगोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष चौहान पूरे जो हेली सेवाएं इत्यादि संचालित होंगी उन सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे और जो रोड इत्यादि बनानी है उसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हमारे सचिव, सिंचाई विभाग के, चूंकि वहां पर एक झील भी बन गई है जिससे हालांकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा है, उसको भी डिस्चार्ज करना है। ऐसे सभी व्यवस्थाएं तत्काल पहुंचे। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने भी ये बात नोट की होगी, आज आप चाहे केदारनाथ की यात्रा पर चले जाइए, अमरनाथ यात्रा पर चले जाइए, वैष्णो देवी चले जाइए, उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा पर चले जाइए, हर जगह पर आपको निर्माण कार्य दिखाई देगा। ज़रूरत से ज़्यादा पर्यटन लगातार वहाँ पर चल रहा है और ये जो इलाके हैं इनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतने लोगों का इस भीड़ का बोझ सह सके। अब देखिए, सरकार तो सही मंशा के साथ निर्माण करती है। सरकार क्या चाहती है कि जितने भी लोग वहाँ जा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, इन तमाम लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आप जाते हैं इतना ऊपर, आपको खाना भी चाहिए, आपको रहने के लिए जगह भी चाहिए, आपको चलने के लिए ठीक ठाक सड़क भी चाहिए, आपको होटल्स भी चाहिए, आपको चाय पीने के लिए भी कहीं ना कहीं रुकना है। हर तरह की सुविधाएं लोग चाहते हैं और सरकारें हमारी वो सुविधाएं आपको देने की कोशिश कर रही है। लेकिन समस्या ये है कि ट्रैफिक अब वहाँ पर इतना बढ़ गया है, जैसे दिल्ली और मुंबई में आप ट्रैफिक जैम देखते हैं, अब वैसा ही ट्रैफिक जैम आपको इन इलाकों में भी देखने को मिलता है। ये एक जुड़वां बॉम्ब की तरह हैं जो समय समय पर फटते रहते हैं और ऐसा ही एक धमाका आप उत्तराखंड के धराली में अब देख चुके हैं। असल में पहाड़ों पर जहां जहां निर्माण नहीं होना चाहिए वहीं पर होटल और बड़े बड़े बाजार बन रहे हैं और धराली जैसी तबाही की वजह सिर्फ बादल फटना नहीं है, यह भी संभव है कि अब पहाड़ों का धैर्य टूट रहा हो।